लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे हाफ वेव रेक्टिफायर्स की कि आइडियल डायोड की मदद से आप रेक्टिफायर किस तरीके से बना सकते हैं। सो द मेन जॉब ऑफ द रेक्टिफायर वाज टू कन्वर्ट अ जीरो एवरेज वैल्यू वेव फॉर्म इनटू अ नॉन जीरो एवरेज वैल्यू वेव फॉर्म। सो ये वाला सर्किट था जो हम देख रहे थे और हमने कहा था कि इनपुट पे आप एक साइनोसॉइड अप्लाई करें तो आउटपुट पे यू गेट। सो इस साइनोसॉइड की एवरेज वैल्यू ज़ीरो है। सो इस ज़ीरो एवरेज वैल्यू वेव फॉर्म की जगह आपको एक नॉन ज़ीरो एवरेज वैल्यू वेव फॉर्म आउटपुट पे मिल रही थी। सो दिस एक्सरसाइज 4.3 में हमें कहा जा रहा है कि डिटरमिन द डीसी कंपोनेंट ऑफ वी आउट, विच मीन्स कि वी आउट की आपने एवरेज वैल्यू निकालनी है। सो जिस तरह हमने लास्ट टाइम बात की थी तो वी आउट की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। वंस यू हैव रिटन दैट you have to integrate across the time period. So पूरे टाइम पीरियड पे अगर आप इंटीग्रेट कर लें और फिर उसे टाइम पीरियड से डिवाइड कर दें तो यू कैन डिटरमिन द एवरेज वैल्यू ऑफ दैट वेव फॉर्म। सो लास्ट टाइम हमने ये भी बात की थी कि इसमें एवरेज वैल्यू चेंज नहीं होगी डिपेंडिंग ऑन कि आपने क्या t इज इक्वल टू ज़ीरो रेफरेंस आपने कहाँ पर चूज़ की है। सो वी डिसाइडेड कि t इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए दिस इज़ द कन्वीनियंट चॉइस। So if this is t is equal to 0, then this must be t by 2, time period by 2, and this must be capital T. So to determine the average value, V out average निकालने के लिए हमें इस टाइम पीरियड के ऊपर इसको इंटीग्रेट करना है 0 to capital T, V out of t dt. So if we compute this integral, we are able to determine the average value waveform, average value of this waveform. So V out average is 1 by time period, integral 0 to time period V out of t dt. So from the figure one can see that कि 0 से capital T by 2 तक 0 से capital T by 2 तक इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो है और capital T by 2 से T तक आप देख सकते हैं यहाँ पर कि the value is 0. So we can split this integral in two parts. So 0 से T by 2 के लिए हम इसको कह सकते हैं साइन से लिख सकते हैं as VP sin omega t. So this is valid for 0 till capital T by 2, and from T by 2 till capital T we can write it as 0. So let's break this integral into two parts. 0 till capital T by 2 के लिए आप ये यूज़ कर लें, T by 2 से capital T तक आप 0 वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें। So let's do that. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि since इस इंटरवल के लिए कैपिटल T by 2 से T तक के लिए this value is 0, so you are left with just this integral 1 by capital T integral 0 to capital T by 2 Vp sin omega t dt. So इसको इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रेट यू नो कि साइन का इंटीग्रल जो है वो माइनस को साइन है। सो इसमें चूंकि ओमेगा टी आ रहा है तो माइनस को साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा आप कर देंगे। सो इसको इंटीग्रेट कर लें। तो और यहाँ पर ये लिमिट्स को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो लेट्स पुट इन द लिमिट्स हेयर। सो लिमिट्स को पुट करेंगे और फर्दर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर की जा सकती है सिंस ये टी ओमेगा कैन बी रिटन एज टी 2 पाई एफ विच इज इक्वल टू टी 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी. So this is equal to 2 pi. So omega capital T can be written as 2 pi. Let's make this substitution. Let's substitute the limits as well. So if you put in the limits, the value of the integral, computed integral is Vp divided by pi. So ये average value जो हमें मिल रही है इस output waveform से, it's a positive average value and it is equal to the peak voltage divided by pi. So peak voltage divided by pi is the average value of the output waveform. So Vp हमें इस प्रॉब्लम में गिवन था 10 वोल्ट। अगर वो आप सब्सटीट्यूट करें तो 10 को पाई से डिवाइड करें तो वी गेट 3.1831 वोल्ट. So this is the average value possible from this waveform, which means कि इसके बाद जब आप फिल्टरिंग के स्टेप्स करेंगे और रेगुलेशन के स्टेप्स करेंगे जो कि हम लेटर ऑन देखेंगे तो you will get the resulting DC as some value lower than this particular value 3.1831 से आपको कोई कम DC वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 4.3 थी जो लास्ट टाइम हम कर रहे थे। अब हम आगे चलते हैं।
सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आपका है डायोड लॉजिक गेट्स। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन, अभी हमने एक एप्लीकेशन देखी है आइडियल डायोड की, एक एप्लीकेशन हमने देखी है कि आप रेक्टिफायर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकंड एप्लीकेशन जो हम देखना चाह रहे हैं वो आपके डायोड लॉजिक गेट्स हैं। सो जिस तरह डिजिटल लॉजिक के कोर्स में आप पहले भी देखते आए हैं, सो आपके पास एंड गेट्स होती हैं और गेट्स होती हैं। सो दीज गेट्स कैन ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड बाय मेकिंग यूज़ ऑफ diodes. So diodes along with resistors can be utilized to implement digital logic gates. So truth table अगर आप recall करें टू इनपुट AND गेट का और टू इनपुट OR गेट का, तो they can be given like this. So you can see that for an OR gate, if any of the input is logic 1, you get logic 1 at the output. You get logic 0 at the output only if both inputs are logic 0. सो अगर लॉजिक जीरो है दोनों इनपुट्स तो आपको आउटपुट पे लॉजिक जीरो मिलती है। अदरवाइज अगर एक भी इनपुट लॉजिक वन है तो आपको आउटपुट पे लॉजिक वन मिलती है। सो अगर इस ट्रुथ टेबल को कोई सर्किट सेटिस्फाई कर रहा हो तो हम उसे कहते हैं और गेट। एंड गेट के केस में अगर आपके पास एक भी लॉजिक ज़ीरो है तो द आउटपुट विल बी लॉजिक ज़ीरो एंड आउटपुट विल बी लॉजिक वन इफ एंड ओनली इफ बोथ इनपुट्स आर लॉजिक वन। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर एंड गेट। लॉजिक ज़ीरो से यहाँ पर क्या मुराद है, क्योंकि हमने तो यहाँ पर वोल्टेजेस की टर्म्स में बात करनी है। तो लॉजिक ज़ीरो इज सम वोल्टेज क्लोज टू ज़ीरो वोल्ट एंड लॉजिक वन जो हम यहाँ पर ले रहे हैं, लॉजिक वन इज सम वोल्टेज क्लोज टू प्लस 5 volts. एक्चुअली दीज एग्जैक्ट नंबर्स डिपेंड ऑन कि किस लॉजिक फैमिली की आप बात कर रहे हैं, टीटीएल की बात कर रहे हैं, सीमॉस की बात कर रहे हैं, ईसीएल की बात कर रहे हैं। सो एग्जैक्ट लेवल्स विल डिपेंड ऑन विच लॉजिक फैमिली आर यू टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पर हम फॉर द पर्पज ऑफ दिस डायोड लॉजिक we will take logic 0 as close to 0 volt and logic 1 as some value close to 5 volts. रिकॉल करें कि दिस डज नॉट हैव टू बी एग्जैक्टली 0 वोल्ट। हमेशा इसमें लॉजिक फैमिलीज में कोई थ्रेश होल्ड होती है। सो लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हेयर हम लॉजिक ज़ीरो के लिए कह देते हैं कि लॉजिक ज़ीरो एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं है, इट इज़ सम वोल्टेज लेस देन 1 वोल्ट। और लॉजिक वन के लिए हम कह देते हैं कि इट इज़ सम वोल्टेज ग्रेटर देन 4 वोल्ट। तो हमेशा इस तरह के सर्किट्स में कोई थ्रेश होल्ड आपने सेट की होती है जिससे नीचे के नंबर्स को आप लॉजिक ज़ीरो ले लेंगे, और एक और सर्टन थ्रेश होल्ड होगी जिससे ऊपर के नंबर को आप लॉजिक वन ले लेंगे। सो फॉर द सेक ऑफ आवर वर्क हेयर वी विल से दैट लॉजिक ज़ीरो इज some value less than 1 volt close to 0 volt typically, and logic 1 is some value greater than 4 volt close to 5 volts typically. Okay, so let's see कि हम किस तरीके से ये गेट्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग डायोड्स एंड रेजिस्टर्स। लेट्स स्टार्ट विद और गेट। सो हमारा क्लेम है कि दिस सर्किट, द सर्किट शोन हियर इज और गेट। सो वी आर क्लेमिंग कि ये जो सर्किट हमने यहाँ शो किया हुआ है दिस बेसिकली इम्प्लीमेंट्स एन और गेट। सो इस क्लेम को वैलिडेट करने के लिए वी मस्ट सेटिस्फाई ईच ऑफ दीज रोज। अगर ये चारों रोज हम सेटिस्फाई कर पाएँ तो then we can validate our claim that this circuit indeed acts as an OR gate. So यहाँ पर 2 इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है, और हम कह रहे हैं कि ये OR गेट के तौर पे एक्ट करेगा। सो उसको वैलिडेट करने के लिए we must be able to satisfy each and every row in the OR gate. ये OR गेट के ट्रूथ टेबल की हर रो को हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रो। सो फर्स्ट रो में हम क्या कह रहे हैं, ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है। सो पहले लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस डायोड ए। ये टॉप वाले डायोड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस डायोड बी। सो डायोड ए के हम कह रहे हैं कि एनोड के ऊपर 0 वोल्ट है और कैथोड इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर एंड देन टू अ ग्राउंड। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या होना चाहिए? शुड इट बी फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड? सर फॉरवर्ड बायस्ड। तो इसको अगर मैं अलग से मैं ड्रॉ कर लूँ, तो ये सिचुएशन है। अभी जस्ट हम एक्चुअली इसको ब्रेक इस तरह कर नहीं सकते, लेकिन जस्ट फॉर जस्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स, इस किस्म की सिचुएशन में व्हाट डू यू एक्सपेक्ट?
फॉरवर्ड बायस नहीं है। इसमें थोड़ा सा एक्चुअली एक एम्बिग्विटी है, क्योंकि अगर आप रिकॉल करें तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक जब हम देख रहे थे तो ये आपका फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक था जो कि वर्टिकल लाइन है, एंड दिस इज योर रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये एक्चुअली ये वाला पॉइंट है, राइट, विच इज़ कॉमन टू बोथ फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन आगे जब हम प्रैक्टिकल डायोड्स देखेंगे तो टिपिकली उसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक इस किस्म का होता है। So it is better to think of this origin as part of the reverse biased. So why? Because यहाँ पर देखिए एक्चुअली इस पूरे डायोड के क्रॉस कोई पोटेंशियल नहीं है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर एनोड के ऊपर भी 0 वोल्ट है एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर एंड देन टू अ ग्राउंड। सो व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस इट्स बेटर टू थिंक ऑफ इट एज रिवर्स बायस्ड डायोड, क्योंकि आगे फर्दर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगले केस में ये एम्बिग्विटी नहीं है। दिस पॉइंट इज नॉट part of both forward and reverse biased. It is part of the reverse biased region for a practical PN junction diode. इस केस में you can argue that कि ये forward biased है, क्योंकि ये पॉइंट जो दोनों केसेस में है, लेकिन it is more intuitive कि आप ये समझें कि चूंकि डायोड के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो it is more intuitive to say that the diode is reverse biased because the current through the diode is zero. Although इस कैरेक्टरिस्टिक आईवी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे दोनों आर्ग्यू किए जा सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, बट इट इज़ मोर इंट्यूटिव के यू थिंक ऑफ इट एज रिवर्स बायस्ड डायोड। सो अब अगर ये रिवर्स बायस्ड है तो दैट मीन्स के दिस डायोड इज ओपन सर्किट एंड द सेम आर्ग्यूमेंट इज ट्रू फॉर दिस एज वेल। सो ये आपने ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट वोल्टेज? जी आउटपुट क्या आनी चाहिए? ये आपके पास 0 वोल्ट। 0 volt, right? And that 0 is because of this R. Is R, and by Ohm's law there is no current flowing through this R because you are just left with this R. ये दोनों तो ओपन सर्किट हो गए ना, तो यहाँ पर आपके पास V out जो है 0 वोल्ट आ गई। हमने फर्स्ट रो को सेटिस्फाई कर लिया। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट रो। सो नेक्स्ट रो में हम क्या कह रहे हैं कि दिस इज 0 वोल्ट, सो VA हम कह रहे हैं कि 0 वोल्ट है और VB हम कह रहे हैं कि 5 वोल्ट है। जी व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? दोनों डायोड्स का क्या स्टेटस होना चाहिए? ऊपर वाली रिवर्स ये रिवर्स होगा जी और बी फॉरवर्ड होगा। एग्जैक्टली। तो डायोड ए जो है आपके पास रिवर्स बायस्ड है एंड डायोड बी इज फॉरवर्ड बायस्ड। सो डायोड ए के लिए आप ओपन सर्किट से डायोड को रिप्लेस कर दें और डायोड बी के लिए आप शॉर्ट से रिप्लेस कर दें। जी व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट हियर? आउटपुट क्या आनी चाहिए? सर आउटपुट 0 होगी। 5 वोल्ट्स, राइट? बिकॉज 5 वोल्ट्स क्यों आएगी? बिकॉज दिस इज अ शॉर्ट सर्किट एंड नाउ दिस होल थिंग इज द सेम नोड। अब एक ही नोड है और एक पर्टिकुलर नोड पे एक ही वोल्टेज आपको मिलती है। सो वी वाई इज नाउ 5 वोल्ट्स। सो 5 वोल्ट्स को हम लॉजिक 1 कह रहे हैं, तो ये आपकी रो 2 सेटिस्फाई हो गई। व्हाट अबाउट रो 3? रो 3 भी आप देख सकते हैं सिमिलर केस है, राइट? सिर्फ थोड़ा रोल इनका रिवर्स हो गया इन दोनों डायोड्स का। सो रो 3 के केस में व्हाट आर वी सेइंग? रो 3 के केस में हम कह रहे हैं कि दिस इज 5 वोल्ट्स, दिस इज 0 वोल्ट्स। जी क्या होना चाहिए डायोड ए को, डायोड बी को? ऊपर ए वाला सर हमारे पास फॉरवर्ड बायस होगा और जो बी है वो हमारे पास रिवर्स होगा। तो एग्जैक्टली ये आपके पास फॉरवर्ड बायस हो गया, इसे हमने शॉर्ट से रिप्लेस कर दिया। ये आपके पास रिवर्स बायस्ड हो गया, इसको हमने ओपन से रिप्लेस कर दिया और आउटपुट इस डायोड ए की वजह से आपके पास आउटपुट आ गई 5 वोल्ट्स। तो दिस सेटिस्फाइज द थर्ड रो एज वेल। फोर्थ रो में देखिए, फोर्थ रो में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? सर फोर्थ में दोनों डायोड्स हमारे पास फॉरवर्ड बायस में लगे हैं और आउटपुट हमारे पास 5 ही है। आप देखते हैं कि दोनों डायोड्स फॉरवर्ड बायस्ड हैं, सो बोथ द डायोड्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट एंड आउटपुट इज 5 वोल्ट्स बिकॉज ऑफ बोथ दीज डायोड्स। अच्छा, आप वो केस कंसीडर कर लेते हैं कि जिस केस में हम कह रहे हैं कि एक्चुअली दीज वोल्टेज विल नेवर बी एग्जैक्टली द सेम। ये वोल्टेजेस एग्जैक्टली सेम नहीं होंगी, ये वोल्टेजेस में स्लाइट डिफरेंस होगा। और हमने कहा है कि 4 से अगर ग्रेटर है, 4 और 5 के बीच में है, तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल, दैट विल बी कंसिडर्ड एज लॉजिक 1। सो लेट्स सी दिस केस नाउ कि दिस इज एक्चुअली लेट्स से 5 वोल्ट्स एंड दिस इज 4 वोल्ट्स। जी व्हाट डू यू एक्सपेक्ट?
सर ये एक्सेप्टेबल है, अगर इसका हम एवरेज लेंगे तो हमारे पास तकरीबन 4.5 आता है। नहीं, इसकी एवरेज हम क्यों लेंगे? सर Please. ऊपर वाली तो Sir, on 4 output we टेस्ट ही will होगी also फॉर get श्योर, voltage greater than 4. इसकी ऐसे यू वाई जो है वो लॉजिक बनी आएगी उसकी, तो हाँ जी, इस आंसर केस 5 में वोल्ट इस तरह होता है, तो जिसकी अक्रॉस वोल्टेज ग्रेटर होती है दैट विल बी द डोमिनेटिंग वन। इसको सोचने के लिए लेट्स कंसीडर फर्स्ट के जस्ट 4 वोल्ट आपने अप्लाई किए, अभी आपने ये नहीं लेट से अप्लाई किया, 5 वोल्ट अभी नहीं अप्लाई किया। सो बताइए ज़रा, डायोड बी अगर आपने जस्ट 4 वोल्ट अप्लाई किया और अभी डायोड ए के एनोड के ऊपर कोई वोल्टेज नहीं अप्लाई की, तो क्या आउटपुट आनी चाहिए? व्हाट विल हैपन टू डायोड बी? फॉरवर्ड बाइस होगा। Forward biased, right? 4 वोल्ट। So it will act as a short circuit and output will be 4 volt. Now consider कि आप 5 volt apply कर दिए, अब क्या होगा? What will happen now? अब इस नोड पे अभी वो इस 4 वोल्ट वक्त की जगह पे 5 वोल्ट हो जाएगा। अब ये डायोड जो है फॉरवर्ड बायस होगा, it will force a voltage of 5 volt here, forcing this diode to become reverse biased. ठीक है, the voltage, the diode जिसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज होगी इस किस्म के सर्किट्स में, जब एक नोड कॉमन है और दूसरे पे डिफरेंट वोल्टेजेस हैं, सो द वन डायोड दैट हैज़ मैक्सिमम वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस इटसेल्फ विल बी द डोमिनेटिंग वन एंड विल फोर्स अदर डायोड्स टू बिकम रिवर्स बायस्ड। सो जब आप ये 5 और 4 अप्लाई कर रहे होंगे तो 5 वोल्ट वाला डोमिनेट करेगा, इट विल बिकम फॉरवर्ड बायस्ड एंड इट विल फोर्स द अदर डायोड, डायोड बी को ये फोर्स करेगा कि वो रिवर्स बायस्ड हो जाए, एंड यू आर लेफ्ट विद one diode forward biased and one diode as reverse biased, और आउटपुट आपके पास 5 वोल्ट्स आ जाएगी, which is logic 1 and which is fine। ठीक है जी। तो इस किस्म के सर्किट्स में ये आपने ख्याल करना है कि the diode with maximum voltage across itself will be the dominating one। जी, ये पॉइंट ठीक हो गया? यस सर। ओके, ये हमने एंड गेट की बात सॉरी और गेट की बात कर ली है। नेक्स्ट हम एंड गेट देख लेते हैं। सो और गेट के केस में हमने चूंकि चारों रोज को सेटिस्फाई कर दी है ट्रुथ टेबल की, चारों रोज हैव बीन सेटिस्फाइड, सो दैट मींस दिस इज अ वैलिड सर्किट फॉर OR gate implementation. So next let's take a look at AND gate. So we are claiming that this circuit is an AND gate, which means we must be able to satisfy all the 4 rows of the truth table. So let's start with row 1. So row 1 में हम कह रहे हैं कि 0 volt है and this is 0 volt. जी, what do you expect? यहाँ पर देखिए दोनों डायोड्स के जो कैथोड्स हैं वो 0 वोल्ट पे हैं और एनोड्स जो हैं दे आर कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर एंड देन टू 5 वोल्ट्स। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या स्टेटस, क्या स्टेट होनी चाहिए? शुड दीज बी फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड? Sir, forward biased. जी, इसको फॉरवर्ड बायस होना चाहिए बिकॉज यू कैन सी दैट कि 5 वोल्ट का कोई पार्ट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ Ohm's law will appear at the anode. So cathode is already 0 volts, so there is a potential difference in the right direction, right? Anode is most probably at higher potential relative to the cathode, so there is a tendency for current flow. So both the diodes are forward biased. This one is forward biased, this one is also forward biased. So for the purpose of analysis we can replace each with a short circuit. So each can be replaced by a short circuit. So what should be the output? उससे 0 विल बी द आउटपुट। 0 volt will be the output because ये चूंकि आपने शॉर्ट से रिप्लेस कर दिया, सो दिस होल थिंग इज द सेम नोड नाउ, क्योंकि ये पूरे के ऊपर 0 वोल्ट आपको नजर आ रहा है। सो दिस होल थिंग इज द सेम नोड, सो एज अ कॉन्सिक्वेंस यू गेट 0 वोल्ट एट द आउटपुट। सो वी हैव सीन के फर्स्ट रो इज बीइंग सेटिस्फाइड। लेट्स टेक अ लुक एट द सेकंड रो। सेकंड रो की बात कर लेते हैं अब। सो सेकंड रो में हम कह रहे हैं कि इनपुट A इज logic 0, input B is logic 1, which means input A is 0 volts. Row 2 की बात हो रही है, input B is 5 volts. जी, क्या स्टेटस होना चाहिए दोनों डायोड्स का? सर टॉप वाला फॉरवर्ड बायस्ड होगा और नीचे वाला रिवर्स बायस्ड होना चाहिए। जी बिल्कुल, टॉप डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है बिकॉज देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस
डायोड बी इज रिवर्स बाइस्ड बिकॉज आप देख सकते हैं इस साइड पे 5 वोल्ट है, इस साइड पे 5 वोल्ट है, सो उसके क्रॉस उस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बन रहा, सो दिस मस्ट बी रिवर्स बाइस्ड. So this must be reverse biased and can be replaced by an open circuit for the purpose of analysis. So जो आपका equivalent circuit आया, you are just left with this VA जो कि 0 volt है, and now this whole thing is the same node, so the output is again 0 volts. ठीक है, this is because of diode A. Diode A की वजह से ये 0 volt जो है output पे translate हो रही है and you are getting 0 volt at the output. So ये row 2 भी satisfy हो गई. रो 3 आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम है, राइट. डायोड ए और बी का रोल जो है इंटरचेंज हो जाएगा, अदरवाइज द केस इज एग्जैक्टली द सेम. रो 4 देख लेते हैं. रो 4 में हम कह रहे हैं कि आप लॉजिक 1 अप्लाई कर रहे हैं और लॉजिक 1 अप्लाई कर रहे हैं दोनों इनपुट्स के ऊपर. सो लेट्स सी के इस केस में क्या आपके पास रिजल्ट्स आते हैं. सो यू हैव लॉजिक 1, यू हैव लॉजिक 1. जी क्या कहते हैं सर? दोनों हमारे पास सर अभी फॉरवर्ड रिवर्स बायस्ड होंगे जी, दोनों रिवर्स बाइस्ड हैं क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है इनके क्रॉस. सो दिस इज ओपन सर्किट, दिस इज ओपन सर्किट, सो ओपन सर्किट बिकॉज बोथ आर रिवर्स बाइस्ड. सो व्हाट शुड बी द आउटपुट देन? सर आउटपुट विल बी 1 क्योंकि वहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस इस तरफ से बचेगा वो इस तरफ जाएगा ही नहीं, तो वी वाई पर ही अपेयर होगा. तो किसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 वोल्ट्स आ जाएगा, राइट. सो ये 5 वोल्ट्स आप देख सकते हैं इस पावर सप्लाई की वजह से आ रहा है बिकॉज द इक्विवेलेंट सर्किट इज जस्ट दिस, बाकी सारा कुछ तो, और ये आपकी वी वाई है. ये तो डिस्कनेक्ट हो गया ना बिकॉज दिस इज ओपन सर्किट, दिस इज ओपन सर्किट, सो यू आर लेफ्ट विद जस्ट दिस सर्किट. एंड बिकॉज देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टर आर, सो बाय ओम्स लॉ there is no voltage drop across the resistor, and as a consequence this 5 volt will appear at Vy. So Vy is 5 volts because of this power supply. ठीक है जी, ये देख सकते हैं सब लोग. अच्छा, इसमें आप दूसरा केस भी ज़रा कंसीडर कर लेते हैं. लेट्स से ये 4 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है. जी ज़रा बताइए, ये भी अब लॉजिक 1 है, ये भी लॉजिक 1 है, तो आउटपुट पे असूलन लॉजिक 1 आनी चाहिए, लेकिन किस वजह से आ रही है? लेट्स टेक अ लुक. जी कौन सा इस अगेन देखें, इसमें एनोड्स ऑफ द बोथ डायोड्स आर कॉमन और कैथोड्स के ऊपर डिफरेंट वोल्टेजेस हैं. सो द डायोड विद मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इटसेल्फ विल बी द डोमिनेटिंग वन, फोर्सिंग द अदर डायोड टू बिकम रिवर्स बायस्ड. तो कौन सा डायोड इसमें डोमिनेट करेगा? सर इसमें वी ए डोमिनेट करेगा फॉरवर्ड बायस के हिसाब से. जी, इसमें VA डोमिनेट करेगा क्योंकि VA के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट है और VB के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट है. तो आपने अक्रॉस वोल्टेज देखनी है, जस्ट एक नोड की वोल्टेज नहीं देखनी. सो VA डायोड A के अक्रॉस 5-4 1 वोल्ट है और डायोड B के अक्रॉस 5-5 0 वोल्ट है. सो डायोड A will become forward biased and diode B will be forced to become reverse biased and can be replaced by an open circuit. This can be replaced by a short circuit and output should be equal to, the output कितनी volts आ जाएगी? 4 volts. 4 volts, right? अब इस केस में ये इसकी वजह से आई है because this is the same node forcing an output voltage of 4 volt. इसकी वजह से नहीं आई, right? So लेकिन still it is logic 1, it is 4 volt, it is logic 1 and this fourth row of the truth table is still being satisfied. So there is no problem here. यहाँ पर ये रो जो है still satisfy हो रही है. ठीक है जी, तो ये हमारा था this was AND gate. तो इस तरीके से आप डायोड्स की मदद से यू कैन इम्प्लीमेंट लॉजिक गेट्स, एंड गेट्स आप बना सकते हैं और गेट्स आप बना सकते हैं. एंड दिस आइडिया इज वेरी इजीली एक्सटेंडेबल. दैट मीन्स कि यू कैन जस्ट पुट एन एडिशनल डायोड हियर, और आपने यहाँ पर ये एक एडिशनल डायोड आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा प्लेस किया एंड यू गेट अ 3 इनपुट और गेट. सिमिलरली यहाँ पर भी एक एडिशनल डायोड आपने प्लेस किया एंड यू गेट अ 3 इनपुट एंड गेट. फर्दर एक और डायोड यहाँ पर प्लेस कर दें तो यू गेट a 4 input OR gate. यहाँ पर एक और डायोड आप प्लेस कर दें तो you get a 4 input AND gate. So the idea is easily extendable. So इस आइडिया को easily आप extend कर सकते हैं. आपको अलग-अलग ये मल्टीपल 2 input AND gate के सर्किट्स लगा के और उन्हें फिर कैस्केड करने की ज़रूरत नहीं है.
it is very easily extendable by just adding another diode. So ये आपका 4 input OR gate बन गया, and this one circuit B is a 4 input AND gate. So idea can be easily extended. और जितनी भी inputs के आपको AND gates OR gates चाहिए आप implement कर सकते हैं diodes और resistors की मदद से. Okay, next हम देख लेते हैं आपकी एग्जांपल 4.2 है. सो अभी तक जो हमने केस देखा है उसमें हमें क्लियरली नज़र आ रहा था, हमने सर्किट को देखते ही हमें पता लग गया कि कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हैं, कौन से रिवर्स बायस्ड हैं. या तो वो हमने सर्किट देखे हैं जिसमें जस्ट एक ही डायोड प्रेजेंट था, या फिर हमने इस किस्म के मल्टीपल डायोड सर्किट्स देखे हैं जिसमें मल्टीपल डायोड्स तो थे लेकिन उनकी कोई एक नोड कॉमन थी, एक नोड उनमें कॉमन थी और दूसरी नोड के ऊपर भी एग्जैक्ट वोल्टेजेस पता थी. सो हमने देख लिया कि जिसके क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल है दैट इज द डोमिनेटिंग वन एंड दैट विल बिकम फॉरवर्ड बायस्ड फोर्सिंग रेस्ट ऑफ द डायोड्स टू बिकम रिवर्स बायस्ड. सो इन सर्किट्स जो अभी तक हमने देखे इनमें बड़ा ऑब्वियस था, आप सर्किट को देखते ही रेडिली यू वर एबल टू डिटरमिन के वेदर द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड. बट इट सो हैपेंस के समटाइम्स वी डोंट हैव एनी आइडिया whether the diode is forward biased or reverse biased before doing the analysis. So we would like to see कि क्या generic method क्या possible है, कि क्या generalized तरीका है कि अगर आपको प्री हैंड नहीं पता कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है कौन सा रिवर्स बायस्ड है तो आप किस तरीके से प्रॉब्लम की एनालिसिस करेंगे. सो ये चीज़ अभी हम देखना चाह रहे हैं. सो इस किस्म के सिनेरियो में हमारा तरीकाकार ये होगा कि we'll start with an assumption. So we will start with an assumption. So assume all diodes are forward biased. So circuit A पे भी focus करें. Assume all diodes are forward biased. दो diodes यहाँ पर available हैं. So assume D1, D2 are forward biased. So अगर आपने ये assumption की तो that means कि each of the diode can be replaced by a short circuit. तो इस diode को आपने short circuit से replace कर दिया, इस diode को आपने short circuit से replace कर दिया. लेकिन ये क्लियर रखें माइंड में कि आपने अभी assumption की है, आपको पता नहीं है एक्चुअली कि डायोड्स का क्या स्टेटस है. दिस इज जस्ट एन assumption. So you must verify that assumption after doing the analysis. And if the assumption is verified, then your analysis is valid. Otherwise, you will have to make a new assumption and do the analysis again, and then verify that particular assumption. ठीक है, तो ये हमारा generic method होगा. Now the question is कि अगर एक डायोड forward biased है, हमने assumption की कि डायोड D1 is forward biased और हमने उसको replace कर दिया short से, हमने assumption की D2 is forward biased और उसको हमने replace कर दिया short से. हाउ डू वी वेरीफाई, हमारे पास ये रिजल्ट्स आ गए, लेट्स से मेरे पास ID2 की कोई वैल्यू आ गई, क्या ID2 की वैल्यू को देखते हुए somehow कैन आई से दैट कि यस माय इनिशियल assumption वाज ट्रू और नॉट. कैसे वेरीफाई किया जाए जरा सोच के बताइए. सर पोटेंशियल डिफरेंस इज मतलब 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट मींस कि ये फॉरवर्ड बायस्ड ही है, तो ये करंट यहाँ से फ्लो करता हुआ जा रहा है रेजिस्टर्स के थ्रू. करंट के That साइन does से हम not mean- वेरीफाई कर सकते सर करंट की वैल्यूज फाइंड करके और हैं करंट के Node. साइन से. जी करंट के क्या क्या होना चाहिए, करंट पे सर पॉजिटिव करंट होना चाहिए. पॉजिटिव करंट होना चाहिए. एग्जैक्टली. सो दैट इज द इंडिकेटर कि हमारी इनिशियल assumption ट्रू है. देखिए जब आपने डायोड को कहा है कि डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, ये एज्यूम किया आपने, तो उसे आपने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया, विच मीन्स यू हैव फोर्स्ड अ वोल्टेज ऑफ V इक्वल टू 0 अक्रॉस द डायोड. तो अब बाद में आप कहेंगे यार मैंने V इज इक्वल टू 0 पे वेरीफाई कर दिया, तो वो तो कोई वेरिफिकेशन नहीं है ना, क्योंकि ये तो आपने खुद एज्यूम करके फोर्स की है वोल्टेज. तो वोल्टेज को आपने फोर्स कर दिया. दूसरा पैरामीटर आपके पास करंट है. सो करंट के बेसिस पे यू आर एबल टू कंक्लूड. सो इफ़ द करंट इज़ पॉजिटिव, क्योंकि करंट हमने इस पोलैरिटी के साथ, इस कन्वेंशन के साथ वोल्टेज और करंट डिफाइन किए. सो एंड पे अगर आप करंट निकालते हैं एनालिसिस करके और करंट आपके पास पॉजिटिव आ जाता है, तो देन यू कैन कंक्लूड कि यस माय इनिशियल assumption वाज ओके और वो ट्रू हो गई. अगर करंट नेगेटिव आ जाता है तो इनिशियल assumption इज इनकरेक्ट. ये जो दो सर्किट्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, ये इसी पॉइंट को एम्फेसाइज करने के लिए कहे गए हैं. और जो भी आप लॉजिक दे रहे थे कि यहाँ 10 वोल्ट है या -10 वोल्ट है, दैट डजंट टेल अस मच. यहाँ पर अभी आप देखेंगे एनालिसिस करके तो ये जो सर्किट ए है इसमें D1 D2 दोनों फॉरवर्ड बायस्ड हैं और सर्किट बी में D1 इज़ रिवर्स बायस्ड एंड D2 इज़ फॉरवर्ड बायस्ड. दोनों सेम तरह के सर्किट्स इसीलिए शो किए गए हैं कि आप प्री हैंड को ये उस तरह से आप मतलब गैस तो आप कर सकते हैं, लेकिन प्री हैंड यू कैन नॉट रेडिली डिटरमिन के क्या स्टेटस है. सो यू मस्ट स्टार्ट विद एन assumption, proceed with the analysis
and then verify that assumption. So अगर आपने डायोड को फॉरवर्ड बायस्ड अज्यूम की है तो उसका मतलब है कि आपने उसके क्रॉस वोल्टेज फोर्स कर दी है एज 0 वोल्ट बाय रिप्लेसिंग द डायोड विद एन शॉर्ट सर्किट, क्योंकि हम अभी आइडियल डायोड की बात कर रहे हैं। तो उसके थ्रू आप करंट को देखेंगे, तो करंट अगर पॉजिटिव आ जाता है देन इट्स ओके। अगर करंट नेगेटिव आ जाता है देन यू विल मेक अ न्यू अजम्पशन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर डायोड, दैट कि वो डायोड जो है रिवर्स बायस्ड है। और रिवर्स बायस्ड का क्या मतलब है? रिवर्स बायस्ड का मतलब ये है, अगर मैं D1 को कहता हूँ कि assume D1 is reverse biased, then I'm forcing an open circuit there, which means I is equal to 0, तो मैं फोर्स कर रहा हूँ। तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? जी, रिवर्स बायस्ड डायोड को कैसे वेरीफाई करेंगे? फॉरवर्ड की तो बात कर ली हमने। सर पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप नहीं होना चाहिए उसके क्रॉस। क्या मतलब है इस बात का कि पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप नहीं होना चाहिए? मतलब सर के वो ओपन सर्किट है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस किसी कंपोनेंट के क्रॉस थी, जैसे अभी जो फर्स्ट केस में 5 किलो ओम के क्रॉस जो वोल्टेज है वही D1 के क्रॉस होनी चाहिए अगर हम उसको रिवर्स बायस ले लेते हैं। नहीं, लेकिन ये तो आपने ओपन सर्किट खुद फोर्स किया है ना, तो जो चीज़ आपने फोर्स की है वही आप वेरिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर लेंगे। वो तो नहीं कर सकते ना, वो तो आपने खुद सेट की है। आप कह रहे हैं कि मैंने जो assumption की है उसी में वेरिफिकेशन के लिए यूज़ कर लूँ, दैट डजंट मेक सेंस। सर इसमें सर करंट की वोल्टेज डायरेक्शन वेरीफाई करेंगे कि अगर आ वोल्टेज जीरो जाएगी। नहीं होनी चाहिए। जी, वोल्टेज को क्या करेंगे? सर वोल्टेज जीरो नहीं होनी चाहिए उस डायोड के क्रॉस। जी, कोई और देगा इनपुट इसमें? सर करंट की डायरेक्शन नेगेटिव आनी चाहिए। नहीं, करंट तो इसमें आपने ओपन सर्किट कह दिया ना, तो करंट तो इसमें है ही नहीं ना, करंट तो जीरो आपने फोर्स कर दी है। वोल्टेज को ही आपने देखना है, वो पॉइंट ठीक है। तो वोल्टेज का क्या क्या आना चाहिए वोल्टेज? सर वोल्टेज नेगेटिव होना चाहिए। एग्जैक्टली, वोल्टेज शुड बी नेगेटिव। तो यहाँ पर आपने देखना ये कि वोल्टेज हैज टू बी नेगेटिव अकॉर्डिंग टू दिस पोलैरिटी, वोल्टेज नीड्स टू बी नेगेटिव। तो दिस विल बी यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन। यू कांट यूज द सेम थिंग जो कि आपने फोर्स की है वही आपके यार मैंने वेरीफाई भी उसी से कर लिया, वो तो आपने खुद फोर्स कर दी है ना। तो जो दूसरा पैरामीटर है दैट हैज टू बी यूटिलाइज्ड हियर। सो अगर आपने रिवर्स बायस्ड की assumption की है, डायोड को ओपन सर्किट से रिप्लेस किया, तो I इज इक्वल टू 0 तो आपने सेट कर दी है। आपने V को चेक करना है, और V अकॉर्डिंग टू दिस पोलैरिटी मस्ट बी नेगेटिव, which means the cathode must be at higher voltage relative to the anode. So that is what we are going to use for verification. So इस एग्जांपल को करके देखते हैं। आई थिंक इसको हम फिर कंटिन्यूटी में करते हैं। लेट्स हैव अ शॉर्ट ब्रेक और फिर वी विल डू दिस एग्जांपल इन कंटिन्यूटी।
ओके देन कंटिन्यू करते हैं जी। ये स्क्रीन विजिबल है? जी कोई स्टूडेंट कंफर्म करेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके लेट्स स्टार्ट विद सर्किट ए। सर्किट ए से स्टार्ट लेते हैं। जो भी हमने जेनेरिक प्रोसीजर की बात की है, लेट्स अप्लाई दैट। सो सर्किट ए के केस में हम अपना जेनेरिक प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एन assumption. Assume D1 and D2 are forward biased, which means each of them can be replaced by a short circuit, or in other words, the voltage across each diode is equal to 0 volts since we are using ideal diode model at this time. So ये आपने कर दिया, ये आपने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। दिस करंट इज ID2। इस करंट को हम I कह रहे हैं या ID1 भी आप कह सकते हैं, डायोड D1 का करंट है। एंड दिस इज सम करंट दैट कैन बी डिटरमिन्ड बाय Ohm's law. So let's start by determining ID2. अब यहाँ पर जरा देख के बताइए, सिंस ये ग्राउंडेड है राइट, तो अब ये पूरी चीज एक ही नोड है। So what should be the voltage at this node B and what should be the voltage V? जी 0. नोड बी के ऊपर 0 वोल्ट होगी बिकॉज D1 इज हम कह रहे हैं फॉरवर्ड बायस्ड है, एंड सिंस वी आर यूजिंग आइडियल डायोड मॉडल हियर, सो D1 हैज बीन रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट. So this ground now is now connected at B, and this is also connected at V via this diode D2. So VB is equal to 0 is equal to V. ठीक है, क्योंकि डायोड D1 को हम शॉर्ट के तौर पे भी लेकर चल रहे हैं. So as a consequence, ID2 can be readily determined by making use of Ohm's law, and passive sign convention हमने यहाँ label कर दी है. So we have ID2 is equal to 10 minus V divided by 10K, or 10 minus 0 divided by 10K is 1 milliamperes. ठीक है, so ये 1 milliampere आ गया. So is that seems okay? जो हमारी initial assumption है उसके regarding क्या ये ठीक लग रहा है? Yes, sir. Right, so this current is positive, so this is good. Diode D2 के regarding हमारी assumption जो है वो ठीक लग रही है. Diode D2 is forward biased. Let's say अब current जो ID1 निकालना है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? Let's apply KCL at this node. So by KCL at this node, we have two currents entering the node, the current I, which is actually ID1, and current ID2. So these are the two currents entering the node, and there is one current exiting the node. So by KCL, we have two currents entering the node, current I plus ID2, which must be equal to this current exiting the node, which can be written by Ohm's law as VB minus 10 divided by 5K. Since VB हमें already पता है, VB is 0 volts, ID2 हम already determine कर चुके हैं, ID2 is 1 milliamperes. So let's make the substitution here. I plus 1 milli is equal to VB आप 0 put कर दें, ये minus minus plus हो गया. So we have this is equal to 2 milliamperes, and I is equal to 2 milli minus 1 milli is 1 milliampere. So अब आप देख सकते हैं कि ये जो डायोड D1 का करंट है वो भी आपके पास पॉजिटिव आया है. So seems okay. D1 is also forward biased. अब चूंकि ये आपकी इनिशियल assumption दोनों डायोड्स के रिगार्डिंग जो है वो प्रूफ हो गई है, so now we can say कि this is a valid analysis for the current circuit. अदरवाइज ये एनालिसिस आपकी नल एंड वॉइड हो जाती है, और इसमें जस्ट आपकी ये एनालिसिस ये इंडिकेटर होती है कि ये डायोड्स दोनों जो हैं फॉरवर्ड बायस नहीं है. लेकिन इस केस में चूंकि दोनों का करंट पॉजिटिव आ रहा है, सो बोथ द डायोड्स आर फॉरवर्ड बायस्ड. सो आवर इनिशियल assumption is correct. So both diodes D1 and D2 are forward biased. So we have determined all currents, all branch currents have been determined. I निकल आया, ये भी आपने निकाल लिया, and all node voltages have also been determined. So we conclude कि ये आपकी valid analysis and आपकी analysis complete हो गई है. दोनों डायोड्स के बारे में जो assumption हमने की थी initially वो proof हो चुकी है. ठीक है जी, तो ये पार्ट A complete हो गया. Both the diodes are actually forward biased for this part A.
जी ये ठीक है, ये क्लियर है सबको? ओके फिर अब यस सर। यस सर। ओके अब फिर हम पार्ट बी की बात कर लेते हैं. सो अगेन पार्ट बी के लिए भी वी हैव द सेम मेथडोलॉजी इन प्लेस. सो वी विल स्टार्ट विद the assumption that all diodes are conducting or forward biased. So assume all diodes जो कि इस केस में D1 and D2 हैं are forward biased, which means replace each diode by a short circuit. क्योंकि अभी हम ideal diode की बात कर रहे हैं, बाद में जब हम practical की बात करेंगे तो we have alternate ways to model the diodes as well. तो वो फिर depending on the problem at hand हम देखेंगे कि हमने किस particular model से उसे replace करना है. But for the moment हम just ideal diode लेके चल रहे हैं. So replace each diode by a short circuit and proceed with the analysis. So diode D1 को आपने short से replace कर दिया, आपने diode D2 को short से replace कर दिया. So again D2 है ये आपके पास, ये आपके पास some current है जिसको हम Ohm's law से निकाल सकते हैं. So again ये डायोड वही सिमिलर तरह का सर्किट है, इसलिए सिमिलर लाइंस पे एनालिसिस हो रही है. ये आपके पास ग्राउंड है और D1 आपके पास शॉर्ट सर्किट है, which means VB must be equal to 0 and this node B is also connected to this node B because via this D2 which is again acting as a short circuit here. So this is equal to V as well. So by Ohm's law across the 5K resistor one can determine ID2 as equal to 10 minus V and V is 0. So 10 minus V divided by 5K is 2 milliamperes. And by KCL at this node B, there are two currents entering the node and one current exiting the node. So we have I plus ID2 must be equal to this current exiting the node, which can be written as VB minus 10 divided by 10K. And since VB is 0, so 0 plus 10 divided by 10K. ID2 हमें पता है 2 milliamps हम निकाल चुके हैं. So 10 by 10K is 1 milliamps. ये मिली या किलोज ये सारे हमेशा लिखा करें, अदरवाइज वो एंड पे आप मिस कर जाते हैं और वो 1 मिली और 1 एम्पियर में बहुत फ़र्क है. सो मेक श्योर कि ये आप साथ साथ लिखें, यूनिट्स को साथ साथ लिखें. सो हियर यू वी कैन सी दैट के दिस इज 1 मिली माइनस 2 मिली इज इक्वल टू माइनस 1 मिली एम्पियर. जी क्या आप कहते हैं आप D2 और D1 के स्टेटस के बारे में? D2 के केस में तो करंट पॉजिटिव है, राइट? सो D2 सीम्स ओके. Initial assumption regarding D2 seems okay. What about D1? सर ये नहीं ठीक होगी. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि नेगेटिव आ गया, which means D1 is definitely not forward biased. Is not forward biased. D1 forward biased नहीं है, D2 के रिगार्डिंग हमारी इनिशियल assumption जो है वो सेटिस्फाई हो रही है. So, अब आपने जो नई assumption करनी है वो आपने arbitrarily नहीं करनी बल्कि इन रिजल्ट्स की बेसिस पे करनी है. So what is the new logical assumption based on these results? यहाँ पर हमने क्या देखा है कि D1 के केस में करंट पॉजिटिव आ रहा था, तो यस सॉरी D2 के केस में करंट पॉजिटिव आया है और D1 के केस में करंट नेगेटिव आया है. So based on this result we need to make the new assumption. So what should be the new logical assumption based on the previous results? जी D1 is forward D1 को रिवर्स और D1 रिवर्स. एग्जैक्टली तो हमें D2 को फॉरवर्ड बायस करना है क्योंकि पिछले रिजल्ट्स हमें ये बता रहे हैं, और D1 को हमें रिवर्स बायस करना है अगेन बेस्ड ऑन द प्रायर एनालिसिस के बेसिस पे हम ये कंक्लूजन कर रहे हैं. सो दिस इज द न्यू लॉजिकल अजम्पशन. न्यू अजम्पशन मस्ट नॉट बी आर्बिट्रेरी बट बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिजल्ट्स, ताकि वो आप चलते जाएं. और ये वाली जो आइट्रेशन आपने की है ये करंट्स या वोल्टेजेस कोई भी वैलिड नहीं है सर्किट के लिए. इस एनालिसिस ने जस्ट हमें ये बताया है कि दोनों डायोड्स फॉरवर्ड बायस नहीं है. तो अगर आप चेक ही नहीं करते और यहाँ पर रुक जाते हैं तो वो आपकी एनालिसिस पर गलत होगी ना, क्योंकि आपने इनिशियल अजम्पशन को वेरीफाई नहीं किया. सो यू मस्ट वेरीफाई एंड इफ नीडेड अगर assumptions are not satisfied you must do the analysis again. So this analysis is actually null and void because both diodes are not forward biased. So we have to make a new assumption, proceed with the analysis and then verify that assumption again. वो assumption भी गलत हो सकती है. तो अभी भी जब हम एनालिसिस करेंगे तो हम D2 के लिए चेक करेंगे कि उसका करंट पॉजिटिव आना चाहिए, और D1 के लिए हम चेक करेंगे कि उसके कैथोड को हायर वोल्टेज पे होना चाहिए रिलेटिव टू द एनोड.
ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमें अगेन चेक करनी पड़ेंगी. सो लेट्स डू द एनालिसिस विद दिस न्यू assumption नाउ. सो न्यू assumption हमारी है D1 is reverse biased and D2 is forward biased. So replacing D2 by a short circuit and replacing D1 by an open circuit. So हमारे पास जो यहाँ पर circuit आ गया फिर this is 5K, this is ID2, ये हमने शॉर्ट से डायोड D2 को रिप्लेस कर दिया, ये आपकी नोड B है और ये आपके पास 10K है और -10 वोल्ट है. नोट करें कि D1 को चूंकि हमने ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया तो मैंने यहाँ पर उसे शो नहीं किया, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय एन ओपन सर्किट एंड दिस ग्राउंड डजंट रियली हैव अ रोल नाउ, सो दिस हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय एन ओपन सर्किट. ठीक है, सो ये अब आपका सर्किट है जिसकी आपने एनालिसिस करनी है जी. तो इसकी एनालिसिस कर लेते हैं. अब देख सकते हैं आपके यहाँ पर एक ही पाथ है करंट का, राइट. So this current through 10K resistor must also be ID2. ठीक है, एक ही है ना, सेम एक ही पाथ है. There are no alternate paths here. So by KCL, this is current entering, this is current exiting the node B. So they should be the same. So ID2 is the current through the entire branch. जी, अब इसकी एनालिसिस हम करना चाहते हैं तो let's apply KCL here. Sorry, KVL here. KVL apply कर लेते हैं. एक ही लूप है, उसके लॉन्ग KVL apply कर लेते हैं. So we have 10 volt. 10 plus minus plus minus plus minus, so 10 equals 5K ID2 plus ये प्लस माइनस है, फिर ये भी उसी पोलैरिटी के साथ है 10K ID2 प्लस, अगर मैं इसे प्लस माइनस की पोलैरिटी से लेता हूँ तो मुझे नेगेटिव लिखना पड़ेगा, सो -10 वोल्ट. सो बाय KVL देखिए ज़रा, ये KVL से मैंने लिखा है. डू यू एग्री विद दिस एक्सप्रेशन? जी, KVL से लिख सकते हैं आप इस तरह से. हाँ जी, ठीक लग रहा है. तो इस -10 को फिर अब हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं. सो 20 इज इक्वल टू 15K ID2 एंड ID2 मस्ट बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 15K. अगेन ये K's और मिलीज लाजमी लिखें, अदरवाइज डेफिनेटली मिस्टेक होगी और ऑब्वियसली ये रिजल्ट इसका 1.33 मिली एम्पेयर्स है. अगर आप इसको जस्ट 1.33 लिख देंगे तो वो फिर मुझे काटना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज अ 1000 टाइम्स का डिफरेंस है 1.33 मिली में और 1.33 एम्पेयर्स में. तो ये देखिए D2 का करंट अगेन पॉजिटिव आ गया. सो द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड. वी आर ओके हियर रिगार्डिंग आवर इनिशियल assumption. सो ID2 इज फाइन. D1 को वेरीफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? D1 के केस में देखिए, D1 के एनोड की वोल्टेज तो हमें पता है, कैथोड के ऊपर हमने वोल्टेज निकालनी है और कैथोड वोल्टेज इज एक्चुअली VB. सो इफ वी डिटरमिन VB अगर हमें पता लग जाए तो फिर हम देख लेंगे. और VB is चूँकि cathode voltage, so VB is cathode voltage and anode voltage is 0 volts, so VB must be greater than the anode voltage. If the cathode voltage is greater than the anode voltage, then we can safely say that the diode D1 is reverse biased. So VB निकाल लेते हैं जी. VB कैसे निकालें? इस नोड की वोल्टेज कैसे निकाली जा सकती है? सर वोल्टेज डिवाइडिंग रूल लगा दें. वोल्टेज डिवाइडर तो यार यहाँ पर लगाना जरा मुश्किल नहीं. सर जो 5 किलो ओम के क्रॉस वोल्टेज, सॉरी सर जो 5 किलो ओम वाले रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है. एग्जैक्टली. तो ओम्स लॉ लगा लें किसी भी रजिस्टर के क्रॉस, 5K पे लगा लें या 10K पे लगा लें, तो दैट विल गेट द जॉब डन. यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर से आप कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको इसको इनकाउंटर करना पड़ेगा, वो जस्ट आपको इसके क्रॉस देगा. इट्स बेटर कि आप जस्ट ओम्स लॉ सिंपल के साथ रिलेट करें. ओम्स लॉ लगा लें. सो लेट्स अप्लाई ओम्स लॉ अक्रॉस दिस 5K रजिस्टर. सो वी हैव 10 minus VB is equal to 5K ID2 or 10 minus 5K ID2 is equal to VB. ID2 हम already निकाल चुके हैं. It is 1.33 milliamperes. Make the substitution here. So VB आपके पास यहाँ से आ जाएगा 3.35 volts. So this is VB. पर देख के बताइए VB को क्या डायोड 1 के केस में, डायोड 1 का केस क्या प्रूफ हो रहा है यहाँ पर? इज डायोड 1 रिवर्स बाइस्ड? यस सर. यस सर. ये देखिए ये 0 वोल्ट्स है
और ये 3.35 वोल्ट्स है. So the cathode of this diode D1 is at higher voltage relative to the anode, which means जब हम इस तरीके से जो हम define कर रहे थे पहले voltage plus here minus here V, so this branch voltage will become negative. ये V अगर आप इस तरीके से निकालें तो it will be equal to 0 minus 3.35 volts. So V is minus 3.35 volts, and as a consequence the diode D1 के केस में हमने prove कर लिए. So this implies, this and this figure implies that D1 is reverse biased. So we have verified. So अब हम कह सकते हैं कि analysis complete हो गई है. So इस किस्म के circuits में जब आपके पास multiple diodes हैं, you don't know prior to the analysis and you can't see it readily, तो don't वो वैसे ही ना कह दें कि कौन सा diode. Start with the proper analysis. So start with the assumption that all diodes are forward biased. So उस पहली iteration के बाद आपको idea होगा कि क्या status होना चाहिए. तो next assumption आप पहली iteration की basis पे रखेंगे, and then again you will verify the analysis, और again वो analysis अगर गलत होती है तो फिर से आप करेंगे. So वो करते जाएंगे जब तक आपकी analysis जो है, जब तक आपकी assumption satisfy नहीं हो जाती. ज़्यादातर केसेस में दूसरे assumption satisfy हो जाती है, लेकिन बाज़ केसेस में दूसरी भी satisfy नहीं होती और आपको थर्ड iteration भी करनी पड़ सकती है. So analysis will be completed when you have verified your initial assumption. तो जस्ट आपने पहली एनालिसिस की और आपने फिर प्रॉब्लम को छोड़ दिया तो वो फिर आपने काम पूरा नहीं किया. ठीक है, अब आपकी एनालिसिस कंप्लीट हुई है बिकॉज बोथ दीज अजम्पशंस हैव बीन सेटिस्फाइड. सो दिस वाज एग्जांपल 4.2. जी इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, वरना फिर हम आगे चलें. ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 4.4. जी इसमें सिंपल है, ज़रा बताइए. लेट्स स्टार्ट विद सर्किट ए. जी जल्दी से बताते जाइए क्या स्टेटस है इनका. जी सर्किट ए में बताइए डायोड का क्या किस मोड में है और क्या वो वी क्या आना चाहिए, आई क्या आना चाहिए. सर I2 होगा और ये फॉरवर्ड बायस्ड होगी. तो ये आप रेडिली देख सकते हैं कि यहाँ पर एनोड के ऊपर 5 वोल्ट है, थ्रू अ रेजिस्टर कनेक्टेड है. सो V मस्ट बी इक्वल टू 0 volts and I must be equal to 5 minus 0 divided by 2.5k. So I must be equal to 2 milliamperes. So I is 2 milliamperes here and V is 0 volts. जी सर्किट B में बताइए. सर रिवर्स बायस्ड है और आई 0 होगा. Reverse biased है, which means I is 0. And what is the value of V? सर वी वुड बी 5 volts. 5 volts, right? Because देखिए यहाँ पर ये नोड वोल्टेज जो है 5 volts है. ये ओपन सर्किट है तो ये नोड वोल्टेज विल बी 5 volts. And this branch voltage is defined as, ये जो V है, it's a branch voltage. It is defined as this node voltage minus this node voltage. So 5 minus 0 is 5. So V is 5 volts. सर्किट C में ज़रा बता दीजिए. जी सर्किट C में क्या कहते हैं. हाँ जी सर्किट सी में नहीं देख सकते. देखिए यहाँ पर कैथोड इज रिवर्स कनेक्टेड, होगा, एनालिसिस करनी पड़ेगी. रिवर्स होगा, I0 होगा. कैथोड इज ग्राउंडेड, एनोड इज कनेक्टेड टू -5 volts थ्रू अ रेजिस्टर. सो आई मस्ट बी इक्वल टू 0. एंड ये नोड वोल्टेज की क्या वैल्यू होगी. लेट मी कॉल इट Vx. जी इस नोड वोल्टेज की क्या वैल्यू होगी. -5. एंड देन ब्रांच वोल्टेज की क्या वैल्यू होनी चाहिए. सर -5. ब्रांच वोल्टेज भी -5 है. दोबारा देखिए. सर प्लस सर 5 होगा, प्लस माइनस 5 5. होगा. बिकॉज V के केस में आपने ये करना है, प्लस वाले से माइनस करना है. 0 minus -5. सो V इज इक्वल टू +5 volts. ठीक है जी. तो ये आपने ख्याल रखना है कि ब्रांच वोल्टेज और नोड वोल्टेज में फ़र्क है. यू हैव टू
सी के कौन से की क्या वैल्यू है। जी सर्किट डी में बता दीजिए। सो फॉरवर्ड बाइस होगा। फॉरवर्ड बायस्ड राइट। सो विच मींस वी तो सीधा सीधा जीरो आ गया ना, इसके क्रॉस तो वोल्टेज नहीं है। आई की क्या वैल्यू होनी चाहिए? सर 2 सो मिलियम्पियर। 2 पैसिव साइन कन्वेंशन आप देख सकते हैं कि आई के केस में 0 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2.5 के, सो ये प्लस 2 मिलियन पेयर्स आ गया, विच इज ओके। सो अगेन इसमें भी वो जो जेनेरिक, जी सॉरी क्वेश्चन, जी अगेन इसमें भी आप जेनेरिक मेथड भी लगा सकते हैं कि लेट्स से मैं इसमें कोई गलत अजम्पशन ले लेता है, इसमें मैं कहता है कि फॉरवर्ड बायस्ड है, तो आप देखें कि यहाँ पर एंड पे करंट आपका नेगेटिव आ जाना था। तो ऑब्वियसली वो ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर वैसे ही नज़र आ रहा है, बट जेनेरिक मेथड इज स्टिल एप्लीकेबल हियर। जेनेरिक मेथड कैन स्टिल बी अप्लाइड हियर। जी ये वाली एक्सरसाइज 4.4 ई है, देख के बताइए ज़रा इसमें क्या होगा डायोड्स का स्टेटस। लेट मी कॉल दिस डायोड ए, डायोड बी, डायोड सी। जी कौन से डायोड्स फॉरवर्ड बायस्ड हैं, कौन से रिवर्स बायस्ड हैं? B and सर C डायोड reverse bias. जी बी एंड सी आर रिवर्स बायस्ड एंड ए इज फॉरवर्ड बायस्ड, बिकॉज हमने पहले ही बात की है कि इस केस में ये नोड कॉमन है और इस नोड के ऊपर वोल्टेजेस भी गिवन है। तो इस किस्म की ओरिएंटेशन में यू कैन रेडीली सी दैट के one of the diode will be dominating one and will force other diodes to become reverse biased. So only diode A is forward biased and B and C are reverse biased. So this will be open circuit and this will be open circuit, and this is forward biased. So since we are using ideal diode model, so this has been replaced by a short circuit. जी तो आउटपुट वोल्टेज आपकी क्या आ गई फिर? सर 3 वोल्ट। 3 volts and I is equal to 3 minus 0 divided by 1K is 3 milliamperes. तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। तो इस किस्म की एप्लीकेशंस के लिए ख़ासतौर पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डायोड्स डिज़ाइन किए जाते हैं विच आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग large currents and are suitable for applications where you require to switch between multiple DC sources. For example, अगर आपके घर में सोलर पैनल भी अवेलेबल है, वापडा भी अवेलेबल है और लेट्स से यूपीएस भी है, तो यू कैन सेट द प्रायोरिटी। सो सोलर पैनल अगर 24 वोल्ट बैटरी सिस्टम है तो उस केस में फॉर एग्जांपल सोलर पैनल की वोल्टेज आप 27 वोल्ट सेट कर सकते हैं, and then you can set WAPDA से associated voltage can be set to 26 volt, and then you can set जो UPS की voltage है that you can set for example 25 volt. So depending on which of the sources are available, you have set the priority here. Here you are saying if all the three sources are available, give the priority to 27 volt solar panel. तो अगर solar panel available है, दिन का time है और वो enough electricity generate कर रहा है, तो then you like to power your house based on those solar panels. If solar is not available, night का time है या cloudy weather है, तो then you like to power up using the WAPDA. और अगर दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो फिर आप यूपीएस पे करना चाहते हैं। सो मल्टीपल डीसी सोर्सेज अगर आपके पास अवेलेबल हो तो यू कैन सेट देयर प्रायोरिटी एंड यूज दिस sort of circuit to switch among them based on which of these is available. So इसको readily हम often use करते हैं मल्टीपल पावर सप्लाईज को मल्टीपल डीसी सोर्सेज के among switch करने के लिए based on our priority. जी नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये एक्सरसाइज 4.4 एफ है। जी इसमें ज़रा देख के बताइए, इसमें भी वही सेम आइडिया है बिकॉज यू कैन रेडीली सी दैट के नोड्स आर कॉमन हेयर एंड कैथोड के ऊपर वोल्टेजेस डिफरेंट हैं और वो वोल्टेजेस आपको गिवन भी हैं। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट हेयर? जी लेट मी कॉल दिस डायोड ए, डायोड बी, डायोड सी। जी सर ए C भी फॉरवर्ड रिवर्स बायस होंगे, सी फॉरवर्ड होगा। जी एग्जैक्टली तो इसमें सी फॉरवर्ड होना चाहिए क्योंकि आपने जस्ट एक नोड वोल्टेज नहीं देखनी बल्कि यू नीड टू जस्ट एक नोड वोल्टेज आपने नहीं देखनी बल्कि आपने डायोड्स के अक्रॉस देखना है। तो यू कैन सी दैट कि ए के अक्रॉस जो वोल्टेज है,
ए के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 5-3 इज 2 वोल्ट्स है, बी के अक्रॉस जो वोल्टेज है 5-2 इज 3 वोल्ट्स है, एंड सी के अक्रॉस वोल्टेज जो है 5-1 इज 4 वोल्ट है. So C will be the dominating one. So C will be the dominating one. C will become forward biased. Rest of the two diodes will be reverse biased. So C is the only diode, forward biased diode. Rest of the two are reverse biased. So for the purpose of analysis, we can replace these two diodes by open circuits and this one by a short circuit. So as a consequence, अब ये एक की नोड बन गई है, and V is now 1 volt. So V is equal to 1 volt, and current using the passive sign convention, I is equal to 5-1 divided by 1K is 4 milliamperes. तो ये आपकी एनालिसिस होगी इस सर्किट में. So V is 1 volt and I is 4 milliamperes. So अभी तक हमने जो बात की है वो हमने आइडियल डायोड की बात की है. So ideal diode obviously, as the name indicates, does not really exist. So it is ideal. So उसको हमने क्यों डिस्कस किया, उस पर हमने टाइम क्यों स्पेंड किया, बिकॉज वी लाइक टू क्विकली लर्न के किस टाइप की एप्लीकेशंस हैं जो न्यू कंपोनेंट से पॉसिबल हैं. सो वी हैव सीन कि आप इसकी मदद से रेक्टिफायर्स बना सकते हैं, आप इसकी मदद से गेट्स बना सकते हैं, लॉजिक गेट्स बना सकते हैं, एंड गेट और गेट. आप इसकी मदद से मल्टीपल DC सोर्सेज के अमंग स्विचिंग कर सकते हैं. सो ये एप्लीकेशंस पॉसिबल हैं. वी लाइक के मॉडल हम सिंपल से सिंपल रखें टू अंडरस्टैंड के व्हाट सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशंस आर पॉसिबल. But now since we are familiar with what sort of applications are possible, now we would like to extend the idea to a practical PN junction diode. So practical PN junction diode के किस तरह के terminal characteristics होते हैं वो अब हम देखना चाहेंगे. So up till now we have talked about the behavior of ideal diode, and let's see के real diodes जो आपकी लैब में फॉर एग्जांपल अवेलेबल हैं और उसके आप IV कैरेक्टरिस्टिक को अगर देखेंगे तो वो किस किस्म का होगा. स्पेसिफिकली वी आर इंटरेस्टेड इन सेमीकंडक्टर PN जंक्शन डायोड. सिलिकॉन से बना हुआ, अदर सेमीकंडक्टर से भी बनाया जा सकता है. PN जंक्शन के अलावा और भी ऑप्शंस हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन से भी बनाया जा सकता है. बट फॉर द मोमेंट वी विल एम्फसाइज ऑन द PN जंक्शन डायोड और उसको हम थोरोली स्टडी करना चाहेंगे. So this is the IV characteristic for silicon PN junction diode. So इस केस में the first thing that you can notice is कि instead of two distinct modes of operation, there is something additional here. ये मोड इस किस्म की चीज़ नहीं थी आपके पास. आइडियल डायोड में हमने देखा था यार ये वर्टिकल लाइन है, this indicates forward biased, and this is a horizontal line which indicates reverse biased. एंड वी आर अज्यूमिंग कि ये जो रिवर्स बायस्ड रीजन है ये हमेशा एक्सटेंड होता रहता है -इन्फिनिटी तक. फॉर एग्जांपल आइडियल कंडीशंस में ये हमेशा एक्सटेंडेड है. सो देयर इज नो अदर मोड अवेलेबल. फ्रॉम द IV कैरेक्टरिस्टिक इज जस्ट करंट वर्सेस वोल्टेज प्लॉट. फ्रॉम द IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस प्रैक्टिकल सिलिकॉन PN जंक्शन डायोड वन कैन सी दैट देयर इज सम एडिशनल मोड एज वेल. सो रिवर्स बायस्ड जो एक खास नेगेटिव वोल्टेज तक एक्सटेंड हो रहा है और उसके बाद करंट इज नो लॉन्गर जीरो. करंट दोबारा से करंट इज नेगेटिव बट इट इज फाइनाइट. सो करंट दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया. सो दिस एडिशनल मोड इज कॉल्ड रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन ऑफ ऑपरेशन और रिवर्स ब्रेकडाउन मोड. इसको हम रिवर्स ब्रेकडाउन मोड कहते हैं. सो रिवर्स बायस्ड मोड जो है इसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो एक्सटेंड हो रहा है अप टिल अ सर्टेन नेगेटिव वोल्टेज, एंड उस नेगेटिव वोल्टेज के बाद यू आर गेटिंग रिवर्स ब्रेकडाउन मोड. ये आपका फॉरवर्ड बायस रीजन है. फॉरवर्ड बायस रीजन में भी जो चेंज आप नोट कर रहे हैं वो अगेन इट इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली एट दिस वाई एक्सिस. करंट एक्सिस के ऊपर ये लोकेटेड नहीं है बल्कि शिफ्टेड है, ये शिफ्टेड है, राइट. सो एक्चुअली सॉर्ट ऑफ दिस ये यहाँ तक जो है सॉर्ट ऑफ एन एक्सटेंशन है ऑफ द रिवर्स बायस रीजन बिकॉज करंट इज स्टिल जीरो हेयर. सो फॉरवर्ड बायस रीजन इज स्टिल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन वो एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन नहीं है. अभी इसका हम जूम्ड इन व्यू देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि दिस इज एक्चुअली एक्सपोनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक. ये एक्सपोनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है एंड इट कैन बी मॉडल्ड बाय एन एक्सपोनेंशियल. सो एग्जैक्ट मॉडल जो है इसका वो एक एक्सपोनेंशियल मॉडल है.
जो आइडियल डायोड का मॉडल था वो एक रफ अप्रोक्सीमेशन थी. एग्जैक्टली जो है दिस इज एक्सपोनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक. So the first difference that one note from this practical terminal characteristic or IV plot of PN junction diode is that there are three distinct modes of operation. There is forward biased mode available है आपके पास, and there is reverse biased. The diode can be reverse biased. The diode can be forward biased. The diode can be reverse biased, and also the diode can operate in reverse breakdown region. So also the diode can be used in reverse breakdown region. So practical diodes के केस में हमारे पास ये तीन possibilities हैं. So we will later on इन तीनों को हम डिटेल में देखेंगे. रिवर्स ब्रेकडाउन की जो मेन एप्लीकेशन है, कुछ डायोड्स हैं जो खास तौर पे बनाए जाते हैं फॉर continuous operation in reverse breakdown region. We call them Zener diodes. And the Zener diodes की main application is as a voltage regulator. So voltage regulator is, हम डिटेल में देखेंगे voltage regulator को later on, और ये भी देखेंगे कि Zener diodes को आपने किस तरह से यूज़ करना है एज अ voltage regulator. But at this time एक generic simple idea उसका ले लेते हैं. So voltage regulator is some circuit. Voltage regulator is some circuit जिसको आपने एक इनपुट DC वोल्टेज अप्लाई की है और उससे आपने एक आउटपुट वोल्टेज एक्सट्रैक्ट किए और वो किसी लोड RL को आपने अप्लाई किए. सो इन स्पाइट ऑफ द चेंजेस इन इनपुट वोल्टेज एंड इन स्पाइट ऑफ द चेंजेस इन लोड की करंट में, स्पेसिफिकली लोड करंट में चेंजेस, इन स्पाइट ऑफ द चेंजेस इन द सप्लाई वोल्टेज, इन स्पाइट ऑफ द चेंजेस इन लोड करंट, द वोल्टेज रेगुलेटर्स जॉब इज टू मेंटेन द आउटपुट वोल्टेज एट अ स्पेसिफिक लेवल. फॉर एग्जांपल इसकी क्या नीड है, आप अगर सेल फोन की एग्जांपल लें, सो सेल फोन के केस में इसमें बैटरी है, राइट. सो देयर इज अ डीसी बैटरी हियर एंड डिपेंडिंग ऑन के बैटरी कितनी चार्ज है, देयर विल बी सम वेरिएशन इन द इनपुट डीसी वोल्टेज. तो डिपेंडिंग ऑन द चार्ज लेवल ऑफ द बैटरी, सो बैटरी की वोल्टेज मे वेरी. फॉर एग्जांपल लेट्स से 5 वोल्ट से लेके लेट्स से 6 वोल्ट तक वेरी करती है. लेट्स से वो 6 वोल्ट है जब वो फुली चार्ज है, और जब वो ड्रेन होती जा रही है तो आहिस्ता आहिस्ता वो लेट्स से कम होके 5 वोल्ट हो गई है. सो वोल्टेज रेगुलेटर की जॉब ये है कि इस बैटरी के इनपुट वोल्टेज के चेंज के बावजूद भी ये आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन रखे. लेट्स से कि वोल्टेज रेगुलेटर आपने डिज़ाइन की है एट 3 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज. सो इन स्पाइट ऑफ दिस चेंज between 5 volt and 6 volt, the job of the voltage regulator is to maintain the output voltage fixed at 3 volts. Similarly, आप किसी सेल फोन की आप एग्जांपल लें, तो अगर आप एडिशनल सर्किटरी इस बैटरी के ऊपर कनेक्ट कर देते हैं बाय स्विचिंग ऑन वाईफाई, बाय स्विचिंग ऑन ब्लूटूथ, और बाय प्लेइंग सम, और बाय डूइंग सम गेमिंग फॉर एग्जांपल, जिसमें प्रोसेसर विल ड्रॉ मोर करंट, सो सॉर्ट ऑफ यू आर चेंजिंग द लोड करंट. तो अब लोड करंट को चेंज कर रहे हैं. सो डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितना लोड करंट सेट किया हुआ है, so in spite of that change in load current, the voltage regulator must be able to fix this voltage at a specific value. So voltage regulator is some circuitry that will maintain the output voltage in spite of the changes in supply voltage and in spite of the changes in load current. So ये changes होनी है, and voltage regulator will ensure कि इन changes के बावजूद भी आपकी आउटपुट वोल्टेज मेंटेन्ड है एट अ सर्टेन वैल्यू. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमसे कह रही हैं कि वो 3 वोल्ट पे मेंटेन्ड है. सो इसी आईवी कैरेक्टरिस्टिक का अगर आप जूम्ड इन व्यू देखें, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको ज़रा जूम इन किया है और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने इसको वैसे ही रहने दिया है. वो कंप्रेस्ड स्केल पे हम देख रहे हैं. वी जस्ट वांट टू सी द डिटेल्स. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट को हमने ज़रा जूम इन करके देखा है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखें, सो अप टिल अ सर्टेन वैल्यू, इस वैल्यू को हम कहते हैं कट इन वोल्टेज. सो दिस वैल्यू इज कॉल्ड कट इन वोल्टेज. सो अप टिल दिस वैल्यू ऑफ कट इन वोल्टेज, जो कि टिपिकली 0.5 वोल्ट होगी. सो 0.5 वोल्ट तक आप देख सकते हैं कि करंट इज स्टिल जीरो. सो दिस रीजन इज सॉर्ट ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ रिवर्स बायस्ड बिकॉज द करंट इज स्टिल इक्वल टू जीरो. उसके बाद करंट राइज करना शुरू करेगा और फिर बड़ी तेजी से राइज करेगा. ठीक
ठीक है, फिर बड़ी तेजी से राइज करेगा। अगेन हम वोल्टेज और करंट की पोलैरिटी एग्जैक्टली वही यूज कर रहे हैं जो कि हम पहले भी यूज करते आए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यू हैव रिवर्स बायस्ड रीजन जिसमें करंट इज नेग्लिजिबली स्मॉल, ऑलमोस्ट जीरो, एंड देन आफ्टर सर्टेन नेगेटिव थ्रेशोल्ड वैल्यू जिसको हमने यहाँ -VZK से इंडिकेट की है, उसके बाद डायोड का करंट जो है अगेन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है एंड यू कैन अगेन यूज दिस डायोड। सो ये अगर आप गौर करें तो दिस कर्व इज वेरी स्टीप, राइट। यहाँ पर आपको एक सिग्निफिकेंट चेंज नजर आ रही है करंट में with respect to a very small change in voltage. So this is a good curve for voltage regulator application. So voltage regulator application को इसी किस्म का कर्व चाहिए जिसमें there is a very small change in voltage but huge change in current. So this is very suitable for voltage regulator. So that's why the diodes specifically designed for this reverse breakdown region called Zener diodes have a main application of voltage regulator. You can also argue कि ये भी steep है. This curve is also steep. You can also argue that, and yes, that is true. This curve can also be utilized for voltage regulator application, but the limitation here is कि ये in the vicinity of 0.7 volt ही होगा. It will be in the vicinity of 0.7 volt. So the diode voltage will typically vary between 0.6 and 0.8 volt, depending on. You can read the exact value on the data sheet. सो डिपेंडिंग ऑन के किस तरह का डायोड है। अगर हाई पावर डायोड्स में ये नंबर ज़रा ज़्यादा होता है, 0.7 नहीं होता, वो लेट्स से 0.8, 0.9 या 1 वोल्ट के अराउंड होगा। बट डिपेंडिंग ऑन द डायोड 0.7 के अराउंड जो डायोड ऑपरेट कर रहा है उसमें ये रेंज ऑफ वोल्टेज है। सो येस, यू कैन मेक अ वोल्टेज रेगुलेटर यूजिंग अ फॉरवर्ड बायस्ड रीजन एज वेल, बट उसकी लिमिटेशन ये है कि वो जस्ट 0.7 के अराउंड रहेगा। या 0.7 के मल्टीपल में आपको मिल सकता है। अगर आप 2 सीरीज़ में लगा लें तो 1.4 वोल्ट का रेगुलेटर बना सकती हैं, 3 सीरीज़ में लगा लें तो 2.1 वोल्ट का रेगुलेटर बना सकते हैं एंड सो ऑन। लेकिन उसमें फिर ये लिमिटेशन है। जबकि अगर आप ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन यूज़ करते हैं तो इसमें वैरायटी ऑफ वोल्टेजेस के जेनर डायोड्स अवेलेबल हैं। यू कैन पिक एंड चूज अमंग देम एंड इम्प्लीमेंट द डिजायर्ड वोल्टेज का वोल्टेज रेगुलेटर बनाया जा सकता है। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे, हम एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करेंगे एंड विल सी कि किस तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है जेनर बेस्ड वोल्टेज रेगुलेटर। So the characteristic curve here indicates that we have 3 distinct regions of operation. The forward bias region determined by V is greater than 0. The reverse bias region determined by V is less than 0 until this -VZK. जब आप -VZK से मजीद नेगेटिव जाएंगे तो you will enter into the reverse breakdown region. So reverse breakdown region is determined by V is less than -VZK. जी देखिए ज़रा इस प्लॉट में इन टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई क्वेश्चन हो आपका? जी एनी क्वेश्चन? -VZK की वोल्टेज है, ये हर डायोड के लिए डिफाइंड होता है? सॉरी किसकी बात दोबारा रिपीट कीजिएगा? सर जो वोल्टेज है जिस पर इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा तो ये हर डायोड के लिए डिफाइंड होता है? जी ये जेनर डायोड के लिए स्पेसिफिकली डिफाइन किया जाता है, बाकियों के लिए इतना क्लियरली डिफाइन नहीं होता। बाकियों के लिए एक्चुअली टिपिकली आप स्पेसिफाई करते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। जेनर डायोड के लिए नॉर्मली आप इस मोड को चूज करते हैं डिलिबरेटली और इसमें ऑपरेट करते हैं। बाकी जो नॉर्मल डायोड्स हैं उनके लिए यू टेंड टू अवॉइड दिस रीजन ऑफ ऑपरेशन, और वो रीजन एग्जैक्टली डिफाइन नहीं होता, लेकिन आपको पीआईवी आपको गिवन होती है विच इज कॉल्ड पीक इनवर्स वोल्टेज। सो पीक इनवर्स वोल्टेज इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट यू कैन अप्लाई अक्रॉस अ रिवर्स बायस्ड डायोड। Peak inverse voltage is again maximum reverse voltage that can be applied safely across that diode. उसके बाद guaranteed नहीं है, diode may be damaged. So because normal diodes are not designed for reverse breakdown region of operation, only Zener diodes are designed for reverse breakdown region of operation. So if you are planning to operate the diode for reverse breakdown, choose a Zener diode. तो उसके लिए आपको जेनर डायोड चूज करना चाहिए। बाकी डायोड्स के केस में यू विल मेक श्योर कि वो आप पीआई जो आपके सर्किट है उसके पहले आप एनालिसिस कर लेंगे एंड यू मेक श्योर कि वो पीआई रिवर्स वोल्टेज कभी भी पीआईवी को अप्रोच ना करे। टिपिकली आप कुछ सेफ्टी फैक्टर भी रख लेते हैं उसमें। तो टिपिकली आप डायोड ऐसा चूज करेंगे जिसकी पीआईवी जो है ट्वाइस हो आपकी रिक्वायर्ड पीआईवी से, फॉर एग्जांपल
तो इस तरह आप सेफ्टी मार्जिन रख लेते हैं और वो आप अप्रोच नहीं करते। और सिमिलरली फॉरवर्ड बायस रीजन के केस में आप इंश्योर करेंगे कि मैक्सिमम करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी एक्सीड ना हो डायोड की, मैक्सिमम करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी। तो ये दो चीज़ें विच यू मस्ट इंश्योर अगर आप नॉर्मल डायोड यूज़ कर रहे हैं। अगर आप जेनर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इशू नहीं है, उसमें आप एक स्पेसिफिक ब्रेक डाउन में हमेशा ऑपरेट कर सकते हैं। ओके जी, आज हम यहाँ ही एंड करेंगे। ये वीक हमने थोड़ा लाइट रखा है, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ज़रा फिर प्रॉपर पेस पे चलेंगे। एनी क्वेश्चन इन दिस? सर जो एंड गेट वाला हमने डायोड से सर्किट पढ़ा था वो वाली अगर आप काइंडली स्लाइड ओपन कर लें।